हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का द प्रेम सर के इस ऑफिशियल चैनल पर। अच्छा दोस्तों, आज का क्लास शुरू करने से पहले ज़रा एक बात सोचिए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप किसी दुकान पर जाते हैं सिर्फ एक छोटा सा पेन खरीदने, लेकिन वहाँ दुकानदार आपसे हंसकर ऐसी प्यारी प्यारी बातें करता है कि आप ना चाहते हुए भी एक पेन के साथ साथ एक डायरी और एक पानी का बोतल भी खरीद कर घर आ जाते हैं। फिर घर आने के बाद हम लोग सोचते हैं, आखिर उस दुकानदार के पास ऐसा कौन सा जादू था यार। बस इसी जादू को इग्नू की भाषा में कहते हैं व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय कला, यानी कि आपका सब्जेक्ट कोड BCOS 186। तो फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट जो है हमारी रोज़ की ज़िंदगी से काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो फिर इसके भारी भरकम शब्दों को रट रट कर परेशान क्यों होना। आज जो है इस सेशन के अंतर्गत हम अपनी बोलचाल की आसान से आसान भाषा में इस पूरे नोट्स को समझने का प्रयास करेंगे और ये भी समझेंगे कि एक अच्छे सेल्समैन में क्या खूबियाँ होती है और एग्ज़ाम में आंसर्स को कैसे लिखना है ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। तो दोस्तों चलिए एक बार इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं, ताकि आपको नोट्स को समझने में और भी आसानी हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट किए हैं दिसंबर 2025 का, ताकि आप इसके पैटर्न को देख के अच्छे से एनालाइज कर सको कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। तो देखिए, ये जो है हमारा BCOS 186 यानी कि व्यक्तिगत विक्रय मूल्य एवं विक्रय कला का क्वेश्चन पेपर है, और जिसमें कि हमारा टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 3 घंटे का और अधिकतम अंक है 100, यानी कि आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में 100 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि नोट के अंतर्गत हमें दिया गया है कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक जो हैं समान हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें अंक उनके समान हैं और केवल हमें 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। यानी कि आपको टोटल 8 प्रश्न दिए हुए हैं और आपको उसमें से आंसर कितनों के देने हैं, केवल और केवल 5 के। यानी कि इग्नू जो है हमें काफ़ी अच्छा ऑप्शन देती है क्वेश्चन सिलेक्ट करने का। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ हमारा मार्क्स कैसे दिया गया है। यहाँ है 4 + 16 यानी कि 20 मार्क्स मिल रहे हैं हमें एक नंबर पर। वहीं दूसरे नंबर पर भी हमें 20 मार्क्स मिल रहे हैं। तो चलिए एक बार आगे भी देख लेते हैं कि टिप्पणियों वाले क्वेश्चन पर कैसे नंबर दिए जा रहे हैं। तो जैसा कि 8 नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, यानी कि किन्हीं 2 पर ही लिखना है। तो जिसमें कि हमें पर क्वेश्चन पर 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे 10 + 10 दिया गया है, यानी कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और पर क्वेश्चन पे इसमें 10 मार्क्स मिल रहे हैं। यानी कि आपके इसमें इसके अंतर्गत 8 प्रश्न हैं और सभी के अंतर्गत आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं 8 में और आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि आपके हो गए 100 मार्क्स। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने इच्छा के अनुसार क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं और केवल 8 में 5 प्रश्नों के ही उत्तर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपने व्यक्तिगत विक्रय एवं विक्रय कला के क्वेश्चन पैटर्न को समझ लिया है। तो चलिए अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। विक्रय बल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? विक्रय बल प्रबंधन प्रक्रिया की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे विक्रय बल प्रबंधन यानी कि सेल्स फोर्स मैनेजमेंट को। मान लीजिए आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बेहतरीन और प्रीमियम क्वालिटी के लैपटॉप बनाती है। अब वो लैपटॉप खुद चलकर तो मार्केट में बिकने जाएंगे नहीं, आपको खुद उन लैपटॉप को बेचने के लिए एक बेहतरीन, ऊर्जावान और समझदार सेल्स टीम की ज़रूरत होगी। उस पूरी टीम के लिए योजना बनाना, उन्हें नौकरी पर रखना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उनका मार्गदर्शन करना और उनके काम को चेक करना, ये जो है क्या कहलाता है? विक्रय बल प्रबंधन कहलाता है।
अंततः हमने समझ लिया कि विक्रय बल प्रबंधन क्या होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें देखना है विक्रय बल प्रबंधन की प्रक्रिया को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं योजना बनाना यानी कि प्लानिंग। तो प्लानिंग को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ठंडे दिमाग से एक टारगेट सेट किया जाता है और रणनीति बनाई जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग समझे तो कंपनी यह तय करती है कि इस नए महीने में हमारी टीम को मिलकर 1000 यूनिट्स प्रोडक्ट बेचने हैं। यानी कि उन कंपनी जो है क्या करती है, फिक्स करती है कि हाँ इस महीने में मुझे इतने प्रोडक्ट्स को बेचने हैं। दूसरा है हमारा भर्ती और चयन यानी कि रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन। तो सबसे पहले मार्केट से ऐसे प्रतिभावान और होनहार लोगों को ढूंढकर नौकरी पर रखना जिनके पास बात करने की अच्छी कला हो, यानी कि उनका स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी अच्छा हो, उनका कन्विंसिंग स्किल्स काफ़ी अच्छा हो। जैसे कि कंपनी एक बेहतरीन इंटरव्यू का आयोजन करती है और अच्छे कम्युनिकेशन वाले योग्य लोगों को चुन लेती है। तो क्या करती है कंपनी, इंटरव्यू के जरिए जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिनके स्किल्स अच्छे हैं, उनको चयन कर लेती है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। तो जब नए लोग टीम में आते हैं तो उन्हें सीधे मार्केट में नहीं भेजा जाता, पहले उन्हें प्रोडक्ट को और उनको बेचने के हुनर को सिखाए जाते हैं। जैसे कि एक नए सेल्समैन को हमारे प्रोडक्ट की या सारी खूबियाँ बतानी होती है, कमियाँ बतानी होती है और ग्राहकों से बात करने की विशेष तकनीक भी सिखाई जाती है। यानी कि उसको स्किल सिखाया जाता है कि अगर आप ग्राहकों से इस तरह से बात कीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। अब हमारा चौथा पॉइंट है प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। सेल्स का काम थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाए रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि हम उदाहरण से समझे तो कंपनी घोषणा करती है कि जो भी अपना मासिक टारगेट पूरा करेगा उसे शानदार इंसेंटिव और 5000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। यानी कि बोनस के जरिए, इंसेंटिव के जरिए कंपनी क्या करती है, उनको अप्रिसिएट करती है, उनको मोटिवेट करती है। अब देखते हैं हम लोग नियंत्रण और मूल्यांकन यानी कि कंट्रोल एंड इवोल्यूशन। तो हम लोग समझते हैं समय समय पर यह देखना कि कौन कौन कैसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि सही परफॉर्म हो रहा है या गलत हो रहा है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है, यह हमें नियंत्रण और मूल्यांकन के अंतर्गत देखना होता है। जैसे कि उदाहरण से देखें तो महीने के अंत में सभी कर्मचारियों की बिक्री रिपोर्ट यानी कि सेल्स रिपोर्ट को देखना और उनके प्रदर्शन की जांच करना। अब देखते हैं इसके निष्कर्ष को यानी कि इसके कंक्लूजन को। एक मजबूत और सुव्यवस्थित विक्रय बल प्रबंधन से कंपनी की साख और बिक्री दोनों रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती है और सारे लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि अगर हमारा विक्रय बल प्रबंधन काफ़ी अच्छा चल रहा है और बिक्री की रफ्तार उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी, अंततः हम कह सकते हैं विक्रय बल प्रबंधन से कंपनी की बिक्री बढ़ती है और लक्ष्य जो है आसानी से प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 को। यदि आपको अपनी पसंद के किसी उत्पाद को किसी संभावित ग्राहक को बेचना है तो विक्रय मूल्य को मूर्त रूप देने के लिए आप किन स्टेप्स यानी कि चरणों का अनुसरण करेंगे? विक्रय प्रक्रिया में कौन सा सबसे प्रमुख चरण है और क्यों है? तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको अपनी पसंद का कोई बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट किसी ऐसे इंसान को बेचना है जो उसे खरीद सकता है, तो आप सीधे जाकर उसे प्रोडक्ट नहीं थमा देंगे। इसके लिए आपको एक बेहद ही सलीके से क्रमबद्ध प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे हम विक्रय प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि सेल्स प्रोसेस। तो चलिए हम लोग जो हैं सफल विक्रय के 7 अनिवार्य चरण को देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन से 7 स्टेप्स हैं जिसके हमें यूज़ करने के बाद सफल विक्रय हो जाते हैं, यानी कि सेल्स अच्छे से बिक जाते हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं संभावित ग्राहकों की खोज यानी कि प्रोस्पेक्टिंग। तो सबसे पहले सही ग्राहक की पहचान करना कि आपको प्रोडक्ट की असली ज़रूरत किसे है।
यानी कि आप जो प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो पहले पर्सन को भी तो देखना होगा आपको कि हाँ ये पर्सन जो है इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकता है। अब हम किसी को कोई भी प्रोडक्ट तो डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो अगर आप एक एडवांस ग्राफिक्स वाला लैपटॉप बेच रहे हैं तो आपका संभावित ग्राहक एक कॉलेज स्टूडेंट, वीडियो एडिटर या फिर कोडिंग करने वाला प्रोफेशनल होगा, ना कि कोई छोटा बच्चा। अब है तैयारी यानी कि प्रिपरेशन। यानी कि प्रिपरेशन के अंतर्गत हम लोग देखें तो ग्राहक से मिलने जाने से पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करना। आप ग्राहक की ज़रूरत, उसकी पसंद और उसके बजट को समझकर पहले से ही एक बेहतरीन योजना बना लेते हैं कि हाँ आज मैं अगर उस ग्राहक के पास जाऊंगा तो ऐसी बातें बोलूँगा जिससे वो इम्प्रेस हो जाएं। वो कन्वेंस कैसे करें, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से प्रिपरेशन करते हैं यानी कि तैयारियां करते हैं। अब है संपर्क स्थापित करना यानी कि अप्रोच। यह वो पल है जब आप ग्राहक से पहली बार मिलते हैं। आपको बेहद ही विनम्र, शालीन और आत्मविश्वास से भरपूर तरीके से बात शुरू करनी होती है ताकि आपका पहला प्रभाव जो है यानी कि फर्स्ट इम्प्रेशन एकदम लाजवाब पड़े। वो हमारे लैंग्वेज में कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। अब है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। इस चरण में आप अपने प्रोडक्ट के गुण, उसके अनोखे लाभ और उसकी उपयोगिता को बहुत ही आकर्षक और स्पष्ट तरीके से ग्राहक के सामने रखते हैं। अब देखते हैं हम लोग आपत्तियों का समाधान यानी कि हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। ग्राहक के मन में सवाल या शंकाएं होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे वो कह सकता है कि आपकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है या फिर इसकी वारंटी कम है। आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक उनकी बातों को समझना है और प्यार से उनका सही समाधान करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विक्रय समापन। इसके बाद हम लोग देखते हैं विक्रय समापन यानी कि क्लोजिंग द सेल। तो चलिए इसे देखते हैं। जब ग्राहक संतुष्ट हो जाए तो उसे प्यार से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना और सौदे को अंतिम रूप से डील देकर डन कर देना। यानी कि जब ग्राहक सेटिस्फाई हो जाते हैं प्रोडक्ट से, अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब जो है कस्टमर ये खरीद सकते हैं, तो अब क्या करना है, डील दे करके उसको लॉक कर देना कि हाँ ठीक है आप इसे इतने में ले जाइए। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुवर्ती क्रिया यानी कि फॉलोअप। प्रोडक्ट बेचने के बाद भी ग्राहक से रिश्ता खत्म नहीं होता। आप कुछ दिनों बाद उनसे संपर्क करके पूछते हैं कि सर या फिर मैम आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इससे क्या होता है कि भविष्य के लिए संबंध बहुत ही मजबूत होते हैं। यानी कि वो कस्टमर आपके पास अगेन भी आना चाहेगा। वो चाहेगा कि नहीं अगर हम इस स्टोर पे जाएंगे तो वो मुझे काफ़ी अच्छा सामान देंगे क्योंकि आप इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव होंगे। अगर हम इसके सबसे प्रमुख चरण की बात करें तो वो है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। तो क्यों है सबसे प्रमुख प्रेजेंटेशन? क्योंकि यही वह मुख्य आधार है जहां ग्राहक को प्रोडक्ट की असली वैल्यू समझ आती है। अगर आपका प्रस्तुतिकरण प्रभावी, सच्चा और स्पष्ट होगा तो ग्राहक का विश्वास और आपके अपनी कंपनी के ऊपर 100 गुना लाभ बढ़ जाएगा। जब विश्वास जगेगा तो प्रोडक्ट को खुशी खुशी कस्टमर खरीदने लग जाएंगे। जैसा कि आपने टीवी में यामी गौतम का फेयर लवली वाला प्रचार ज़रूर देखा होगा और आप भी हो सकता है कि यूज़ करते होंगे कि मैं भी अगर इसे लगाऊंगा तो मैं भी गोरा हो जाऊंगा या फिर गोरा हो जाऊंगी। तो अब देखते हैं हम लोग निष्कर्ष यानी कि कंक्लूज़न को। सही ग्राहक की पहचान से लेकर बिक्री के बाद की सेवा तक सभी चरण मिलकर सफल विक्रय सुनिश्चित करते हैं। यानी कि जितने भी हमने टिप्स पढ़े अगर वो सब फॉलो करते हैं तो वह जो है सफल विक्रय सुनिश्चित करेगा। यानी कि विशेष रूप से प्रभावी प्रस्तुतिकरण और ग्राहक की ज़रूरतों को समझना विक्रय को सफल बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक सेल्समैन के लिए क्रेता व्यवहार को समझना प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की उदाहरण सहित आवश्यक है। व्याख्या कीजिए और
क्रेता व्यवहार को भी व्याख्या कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्रेता व्यवहार यानी कि बायर बिहेवियर का अर्थ। तो क्रेता व्यवहार यानी कि बायर बिहेवियर को हम लोग समझे तो इसका सीधा मतलब है कोई भी ग्राहक किसी चीज़ को खरीदने से पहले क्या सोचता है, वह जानकारी कहाँ से जुटाता है, किस आधार पर फैसला लेता है और खरीदने के बाद उसे कैसा महसूस होता है। इस पूरी मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया को क्रेता व्यवहार कहते हैं। एक समझदार सेल्समैन के लिए इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप ग्राहक के दिमाग को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे सही प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ग्राहक के मन को पढ़ना होगा कि वो कैसी डिमांड कर रहे हैं, उन्हें कैसा प्रोडक्ट चाहिए। अगर वो इस तरह का प्रोडक्ट पसंद नहीं कर रहे हैं तो मैं उसे क्या दिखाऊं कि उस पर्सन को ये पसंद आए। तो अब हम लोग देखते हैं क्रेता व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक यानी कि फैक्टर्स को। तो चलिए समझते हैं। इसमें ग्राहक की उम्र, उसकी कमाई और उसका पेशा और उसकी लाइफस्टाइल आती है। किसके अंतर्गत आती है? व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत यानी कि पर्सनल फैक्टर्स के अंतर्गत क्या क्या आती है? उसकी आयु, उसकी कमाई और उसका पेशा और लाइफस्टाइल आती है। जैसे कि इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाला एक छात्र हमेशा बजट फ्रेंडली और किफ़ायती मोबाइल ढूंढता है, जबकि एक बड़ा कॉरपोरेट प्रोफेशनल हमेशा महंगे और हाई एंड फीचर्स वाला स्मार्टफोन प्राथमिकता देगा। यानी कि इसे हम आसान शब्दों में कहें तो एक छात्र सस्ता मोबाइल पसंद करेगा जबकि एक प्रोफेशनल महंगा और फीचर वाला मोबाइल खरीदेगा। अब दूसरा है हमारा मनोवैज्ञानिक कारक यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें ग्राहक की आंतरिक प्रेरणा, उसकी सोच यानी कि परसेप्शन, उसका पुराना अनुभव और उसका विश्वास शामिल होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण से समझें तो यदि किसी ग्राहक के मन में किसी विशेष ब्रांड के प्रति अटूट विश्वास है, इस ब्रांड का सम्मान वह कभी खराब नहीं होता, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेगा। अब देखते हैं हम लोग सामाजिक कारक यानी कि सोशल फैक्टर्स। हमारा परिवार, हमारे दोस्त, रिश्तेदार और समाज में हमारी स्थिति हमारे निर्णय को बहुत प्रभावित करती है। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी परिवार के सभी सदस्य या मित्र किसी खास कंपनी की गाड़ी या टीवी की तारीफ करते हैं तो ग्राहक उसी के सुझाव पर वही प्रोडक्ट खरीद लेता है। अब देखते हैं हम लोग सांस्कृतिक कारक यानी कि कल्चरल फैक्टर्स। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, मूल्य और त्योहार भी हमारी खरीदारी पर तय करती है। इसे एग्जाम्पल से समझें तो भारत में दिवाली, धनतेरस या फिर ईद जैसे बड़े त्योहारों और शादियों के सीजन में लोग सोने के आभूषण, नए कपड़े और गाड़ियाँ बहुत बड़े पैमाने पर खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और त्योहार के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं इसके निष्कर्ष को यानी कि कंक्लूजन को। एक सफल सेल्समैन वही है जो इन सभी कारकों को समझकर ग्राहक की ज़रूरतों के अनुसार सही उत्पाद प्रस्तुत करे, जिससे बिक्री बढ़े और ग्राहक संतुष्टि भी सुनिश्चित हो। यानी कि ग्राहक जो है पूर्णतः रूप से सेटिस्फाई हो जाए आपकी बातों से, आपके प्रोडक्ट से और आपसे भी। अब आते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्रय अभिप्रेरक से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। विक्रय में क्रय अभिप्रेरक के अनुप्रयोग एवं प्रकारों को जिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को आसान और सटीक भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम आखिर कोई भी सामान क्यों खरीदते हैं? इस क्यों के पीछे आंतरिक इच्छा, कारण या फिर प्रेरणा छिपी होती है। उसे किसी भी बिजनेस की भाषा में क्रय अभिप्रेरक यानी कि बाइंग मोटिव कहा जाता है।
यह वो मानसिक धक्का है जो किसी इंसान को पैसे खर्च करके सामान लेने पर मजबूर करता है। अब हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं व्यक्तिगत उदाहरण को। मान लीजिए आपको एक नया स्मार्टफ़ोन खरीदना है। अगर आप वह फ़ोन केवल अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने या फिर ऑफ़िस का काम करने के लिए खरीद रहे हैं, तो आपका अभिप्रेरक यानी कि उपयोगिता यूटिलिटी यूटिलिटी पर आधारित है। लेकिन अगर आप कोई बेहद महंगा और ब्रांड फ़ोन सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं ताकि आपके दोस्त के बीच आपका टसन और स्टेटस दिखे, तो आपका अभिप्रेरक प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस से जुड़ा हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं क्रय अभिप्रेरक के प्रकार यानी उनके टाइप्स को। सबसे पहला है हमारा तर्कसंगत अभिप्रेरक यानी कि रैशनल मोटिव्स। यहाँ ग्राहक अपने दिल की नहीं बल्कि दिमाग की सुनता है। वह कीमत, प्रोडक्ट की मजबूती, उसकी क्वालिटी और उपयोगिता को तौलता है। जैसे कि एक ऐसी कार खरीदना जिसका माइलेज बहुत शानदार हो और जिसके मेंटेनेंस का खर्चा बहुत कम हो, यानी सस्ता भी हो, सुंदर भी हो और टिकाऊ भी हो। वही दूसरा है भावनात्मक अभिप्रेरक यानी कि इमोशनल मोटिव्स। यहाँ ग्राहक पूरी तरह से अपनी भावनाओं जैसे कि अहंकार, गर्व, प्रेम, सामाजिक प्रतिष्ठा या फिर डर के वश में होकर खरीदारी करता है। जैसे कि बहुत महंगे डिजाइनर कपड़े या फिर घड़ियाँ सिर्फ इसलिए खरीदना ताकि पार्टी में सब आपकी तारीफ करें और आप खुद को दूसरों से अलग महसूस करा सकें। अब देखते हैं प्राथमिक अभिप्रेरक यानी कि प्राइमरी मोटिव्स को। यह इंसान की वह बुनियादी ज़रूरतें होती है जिनके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। जैसे कि भूख मिटाने के लिए भोजन, पहनने के लिए सामान्य कपड़े और रहने के लिए घर खरीदना। तो वो क्या होता है, प्राथमिक अभिप्रेरक यानी कि प्राइमरी मोटिव्स के अंतर्गत आता है, जैसे कि भोजन, कपड़े और घर। अब है चयनात्मक अभिप्रेरक यानी कि सिलेक्टिव मोटिव्स। तो इसके अंतर्गत समझते हैं जब ग्राहक यह तय कर लेता है कि उसे किस खास ब्रांड या कंपनी का ही प्रोडक्ट लेना है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे मोबाइल उपलब्ध हैं, लेकिन ग्राहक का मन है कि वह सिर्फ एप्पल या फिर सैमसंग का ही फ़ोन लेगा, यानी कि कई विकल्पों में से एक खास कंपनी या फिर मोबाइल चुनना। अब आते हैं हम लोग विक्रय में क्रय अभिप्रेरक का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन इन सेलिंग। तो चलिए इसको देखते हैं। एक प्रोफेशनल सेल्समैन ग्राहक से बातचीत करते ही उसके क्रय अभिप्रेरक को तुरंत पहचान लेता है। अगर ग्राहक तर्कसंगत सोच वाला है तो सेल्समैन उसे प्रोडक्ट की कीमत, लंबी वारंटी और बेहतरीन परफॉर्मेंस के आंकड़े दिखाता है। बट अगर ग्राहक भावनात्मक सोच वाला है तो सेल्समैन प्रोडक्ट के लुक, उसके स्टेटस, उसके ब्रांड के नाम और उसकी विशिष्टता की तारीफ करता है। सही नब्ज पकड़ते ही बिक्री बहुत आसान हो जाती है। अतः इसके निष्कर्ष को देखें तो क्रय अभिप्रेरक ग्राहक के निर्णय का मुख्य आधार होता है। एक सफल विक्रेता वही है जो ग्राहक के अभिप्रेरकों को समझकर उसी के अनुसार अपनी विक्रय रणनीति अपनाए, जिससे बिक्री बढ़े और ग्राहक संतुष्टि भी सुनिश्चित हो। अब आते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पूर्वेक्षण और योग्यता में क्या अंतर है? विक्रय प्रक्रिया में पूर्वेक्षण के प्रमुख तरीकों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को आसान और सटीक भाषा में देखते हैं। इन दोनों शब्दों में एक बहुत ही बारीक और बेहद खूबसूरत अंतर होता है जिसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पूर्वेक्षण, जिसका अर्थ होता है कौन खरीद सकता है। वही है योग्यता। योग्यता का मतलब होता है कौन वास्तव में खरीदेगा। तो चलिए हम लोग पूर्वेक्षण और योग्यता में अंतर को देखते हैं। सबसे पहले मूल अर्थ की बात करें तो पूर्वेक्षण का मूल अर्थ होता है मार्केट में छिपे हुए उन तमाम लोगों की खोज करना जो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं।
वहीं अगर योग्यता के मूल अर्थ की बात करें तो उन सभी संभावित लोगों में यह जांचना कि कौन सच में खरीदने की क्षमता और इच्छा रखता है। तो पूर्वेक्षण को एक उदाहरण से समझते हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट का शहर के 500 अमीर लोगों के फ़ोन नंबर की एक लिस्ट तैयार करना, यानी कि उसमें जो है हमने क्या किया कि 500 अमीर लोगों का फ़ोन नंबर का एक लिस्ट तैयार कर लिया। वहीं अगर हम योग्यता के उदाहरण को समझें तो उन 500 लोगों में से यह पता लगाना कि किसके पास अभी नया घर खरीदने का बजट और पक्का इरादा है, यानी कि यह पता लगाना कि कौन वो व्यक्ति है जो सामान को अभी खरीदेगा, वास्तव में कौन खरीद लेगा, मतलब 100% गारंटी, इसमें उम्मीद नहीं होती है। अब हम लोग आते हैं विक्रय प्रक्रिया में पूर्वेक्षण के प्रमुख तरीकों को देखते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहला आता है व्यक्तिगत संपर्क, यानी कि पर्सनल कांटेक्ट। तो इसके अंतर्गत अपने निजी नेटवर्क जैसे कि मित्रों, रिश्तेदारों या फिर पुराने परिचितों के माध्यम से संभावित ग्राहकों तक पहुंचना। जैसे कि कोई नई होम इंश्योरेंस पॉलिसी आने पर सबसे पहले अपने जानने वालों को उसके फ़ायदों के बारे में बताना, यानी कि इसे आसान शब्दों में बोले तो अपने जान पहचान के लोगों को उत्पाद के बारे में बताना, उनको इन्फॉर्मेशन देना। अब दूसरा है हमारा रेफरल विधि, यानी कि रेफरल्स। यह दुनिया का सबसे भरोसेमंद तरीका है। इसमें आप अपने मौजूदा खुश और संतुष्ट ग्राहकों से नए लोगों के नाम और नंबर मांगते हैं। जैसे कि एक संतुष्ट ग्राहक अपने दोस्तों या करीबियों को आपके प्रोडक्ट की सिफारिश करता है और आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देता है। अब आते हैं कोल्ड कॉलिंग पर। तो समझते हैं कोल्ड कॉलिंग के अंतर्गत क्या होता है। बिना किसी पुराने परिचय या पूर्व संपर्क के सीधे किसी नए व्यक्ति को फ़ोन करना या उनसे मिलकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। जैसे कि टेलीकॉलर द्वारा आपको अचानक फ़ोन करके नए क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के ऑफर्स के बारे में जानकारी देना। ये तो हम लोग अपने जनरल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा कोल्ड कॉलिंग आती है। अब है विज्ञापन, यानी कि एडवर्टाइजिंग। तो इसके अंतर्गत जो है मास मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर समाचार पत्रों में आकर्षक विज्ञापन देखकर लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना। अब नेक्स्ट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑनलाइन सोर्सेज। इंटरनेट और डिजिटल तकनीक का स्मार्ट इस्तेमाल करना, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी वेबसाइट पर आकर इंक्वायरी फॉर्म भरता है या फिर रजिस्ट्रेशन करता है तो वो आपकी एक बेहतरीन डिजिटल लीड बन जाता है। अब देखते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष को, यानी कि कंक्लूजन को। पूर्वेक्षण और योग्यता दोनों विक्रय प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण हैं। सही ग्राहकों की पहचान और चयन से ही सफल विक्रय संभव होता है। अब आते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विक्रय नियमावली क्या है? एक विक्रय नियमावली को तैयार करने की सामग्री एवं लाभों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसके उत्तर को देखें तो विक्रय नियमावली जो है, यानी कि सेल्स मैनुअल जो है, किसी भी कंपनी या संगठन का वह अत्यंत महत्वपूर्ण लिखित कानून और व्यवहारिक दस्तावेज होता है जिसमें कंपनी की सभी विक्रय नीतियां, काम करने के तरीके, नियम, कायदे और स्पष्ट दिशा निर्देश लिखे होते हैं। यह सेल्समैन के लिए एक प्रकार का मार्गदर्शक या फिर संविधान होता है जो उसे फील्ड में सही तरीके से काम करना सिखाता है। तो हमने विक्रय नियमावली यानी कि सेल्स मैनुअल को देख लिया, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं विक्रय नियमावली की सामग्री को, जैसे कि कंपनी का परिचय, जैसे कि कंपनी का इतिहास क्या है, उसका मुख्य विजन या फिर मिशन क्या है और वह कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है। यानी कि सीधे तौर पर बोले तो कंपनी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना। अब है दूसरा विक्रय नीतियाँ।
प्रोडक्ट का वास्तविक मूल्य क्या होगा, किस ग्राहक को कितना अधिकतम डिस्काउंट यानी कि छूट दिया जा सकता है, और उधार पे यानी कि क्रेडिट पर सामान देने के क्या नियम हैं। अब देखते हैं विक्रय प्रक्रिया के नियम को। ग्राहक को खोजने से लेकर प्रेजेंटेशन देने, उनकी शंकाओं को दूर करने और डील को क्लोज करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा। अब है ग्राहक व्यवहार दिशा निर्देश। तो इसके अंतर्गत ग्राहकों से बात करते समय कैसी भाषा का प्रयोग करना है, शिकायतों को कैसे विनम्रता से सुनना है और सेवा का स्तर क्या होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं रिपोर्टिंग प्रणाली, यानी कि इसके अंतर्गत जो है सेल्समैन को अपनी दैनिक या फिर साप्ताहिक रिपोर्ट किसे और कैसे सबमिट करनी है, उनके परफॉर्मेंस की किस आधार पर आंका की जानी है। यानी कि रिपोर्टिंग और मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि उनके परफॉर्मेंस को किस आधार पर आंका जाएगा, ये देखा जाता है। तो अब आते हैं इसके प्रमुख लाभ को देखते हैं, जिसमें है स्पष्ट दिशा निर्देश, यानी कि सेल्समैन को भ्रम नहीं होता। अब है प्रशिक्षण में सहायक, भ्रम की स्थिति का खात्मा। सेल्समैन को हर नियम पहले से पता होता है, इसलिए काम करते समय कोई कंफ्यूजन नहीं होता। यानी कि नए कर्मचारियों को जल्दी सिखाया जा सकता है। अब है एक रूपता, यानी कि यूनिफॉर्मिटी। तो इसके अंतर्गत कंपनी के सभी सेल्समैन पूरे देश में एक ही व्यवस्थित हैं और सभ्य तरीके से काम करते हैं, जिससे मार्केट में अपनी कंपनी की ब्रांड इमेज बहुत मजबूत होती है। अब देखते हैं कार्य कुशलता में वृद्धि। तो इसके अंतर्गत समय और मेहनत दोनों की बचत होती है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान पहले से ही उस बुकलेट में लिखा होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझें तो यदि कोई ऑटोमोबाइल कंपनी अपने सेल्समैन को सेल्स मैनुअल में स्पष्ट निर्देश देती है कि ग्राहक के शोरूम में आते ही सबसे पहले उन्हें टेस्ट ड्राइव यानी कि डेमो ऑफर करनी है, उसके बाद ही प्राइस लिस्ट यानी कि समझानी है उसको कि प्राइस लिस्ट क्या क्या है, तो इससे सेल्समैन का काम जो है आसान हो जाता है और ग्राहक भी बहुत खुश रहता है। अब देखते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 को। रचनात्मक विक्रेता से आप क्या समझते हैं? एक सेल्समैन के कार्य एवं कर्तव्यों की उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को आसान और सटीक भाषा में देखते हैं। सबसे पहले है रचनात्मक विक्रय कला, यानी कि क्रिएटिव सेलिंग। इसका अर्थ देखते हैं। रचनात्मक विक्रय कला का मतलब है पारंपरिक या घिसे पीटे तरीकों से हटकर अपनी कल्पनाशीलता, बुद्धिमत्ता और नई तकनीकों का इस्तेमाल करके सामान बेचना। इसमें सेल्समैन सिर्फ सामान बेचने के पीछे नहीं भागता, बल्कि वह ग्राहक के सामने एक ऐसी ज़रूरत या समस्या को लाकर खड़ा कर देता है जिसके बारे में ग्राहक ने खुद कभी नहीं सोचा था, और फिर बहुत ही खूबसूरती से अपने प्रोडक्ट को उसका एकमात्र सॉलिड सॉल्यूशन बनाकर पेश कर देता है। अब देखते हैं सेल्समैन के कार्य एवं कर्तव्य। तो सबसे पहला है ग्राहक की खोज, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग। तो इसके अंतर्गत मार्केट में लगातार घूमकर या रिसर्च करके नए और अच्छे संभावित ग्राहकों की लिस्ट तैयार करना। जैसे कि एक नया और एडवांस एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बेचने के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों के माता पिता को टारगेट करना। वहीं दूसरा है ग्राहक से संपर्क, यानी कि अप्रोच। ग्राहक के सामने खुद को बहुत ही शालीन, तमीज़दार एवं प्रोफेशनल तरीके से प्रस्तुत करना। जैसे कि आपकी दुकान या शोरूम पर कोई ग्राहक आए तो मुस्कुराकर उनका स्वागत करना। नमस्कार सर या फिर मैम, बताइए आज मैं आपकी कैसी और क्या सेवा कर सकता हूँ। इस तरह का लैंग्वेज का प्रयोग करना। अब देखते हैं आवश्यकताओं की पहचान। तो इसके अंतर्गत जो है ग्राहक के मन को टटोलना और यह जानना कि वह असल में चाहता क्या है।
जैसे कि ग्राहक के बजट, उसके परिवार के साइज और उसकी ज़रूरतों को समझकर उसे प्रोडक्ट दिखाना। अब है हमारा प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। तो इसके अंतर्गत अपने प्रोडक्ट के छिपे हुए जादुई फीचर्स और उनसे होने वाले सीधे फायदों के बारे में बताना। यानी कि एक रेफ्रिजरेटर बेचते समय ग्राहकों को यह समझाना कि इसकी इन्वर्टर तकनीक कैसे उनके घर का बिजली बिल हर महीने 40% तक कम कर सकती है। अब है आपत्तियों का समाधान। तो चलिए समझते हैं। ग्राहक के हर सवाल या हिचकिचाहट को अपना दोस्त समझकर समझाना और उनके संदेह को वैज्ञानिक व तार्किक तथ्यों से दूर करना। जैसे कि अगर ग्राहक कहे कि यह वॉशिंग मशीन बहुत महंगी है, तो उसे समझाना कि इसकी मोटर पर 10 साल की वारंटी है, जो आपके पैसों को पूरी तरह सुनिश्चित करती है। अब है विक्रय पूर्ण करना यानी कि क्लोजिंग। ग्राहक को बिना किसी मानसिक दबाव के बहुत ही सहजता से निर्णय लेने में मदद करना और ऑर्डर बुक करना। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिक्री के बाद सेवा यानी कि आफ्टर सेल्स सर्विस। यानी कि सामान बिक जाने के बाद भी ग्राहक का ख्याल रखना ताकि वह हमेशा के लिए आपका परमानेंट कस्टमर बन जाए। जैसे कि समय पर प्रोडक्ट की फ्री डिलीवरी करवाना, इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर भेजना और वारंटी कार्ड को सही तरह से एक्टिवेट करवाना। तो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन 8 की ओर। उन स्थितियों का वर्णन कीजिए जब कोई व्यक्तिगत विक्रय का उपयोग कर सकता है। व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्यक्तिगत विक्रय यानी कि पर्सनल सेलिंग के बारे में। यह एक ऐसी आमने सामने की प्रक्रिया है जहां सेल्समैन सीधे ग्राहक से मिलता है, बैठकर बातचीत करता है एवं चाय की चुस्कियों के साथ प्रोडक्ट के फायदे समझाता है और ऑन द स्पॉट सामान बेच देता है। अब है किन स्थितियों में व्यक्तिगत विक्रय का उपयोग किया जाता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें भी देखते हैं। तो सबसे पहले जब उत्पाद बहुत महंगा या फिर जटिल हो, औद्योगिक मशीनें, बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम या कोई जटिल इंश्योरेंस प्लान जिसे समझने के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत हो। दूसरा है जब ग्राहक को समझाने या डेमो देने की आवश्यकता हो, जैसे कि घर की सफाई करने वाला वैक्यूम क्लीनर या फिर पानी साफ करने वाला आरओ जो है सिस्टम, जिसे कि जब तक आंखों के सामने चलते ना देख लिया जाए भरोसा नहीं होता। तो जब बिलीव नहीं होता है तो क्या करना है कि तब ग्राहक को समझाने के लिए उसको डेमो देना पड़ जाता है। वहीं अब तीसरा को देखें तो जब ग्राहक आम जनता ना होकर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, यानी कि B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, जहां पे सौदे करोड़ों रुपए के होते हैं। अब है जब उत्पाद नया हो और जागरूकता कम हो, जिसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है और विज्ञापन देखकर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एवं पांचवा देखें तो जब ग्राहक के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाना हो, यानी कि जहां एक बार का भरोसा सालों सालों तक बड़े ऑर्डर्स की गारंटी देता हो। अब देखेंगे व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रियाओं को। तो सबसे पहला है पूर्वेक्षण यानी कि प्रोस्पेक्टिंग। तो इसके अंतर्गत संभावित ग्राहकों की एक साफ सुथरी सूची तैयार करना, जैसे कि एक इंश्योरेंस एजेंट अपने शहर के नए डॉक्टरों और बिजनेसमैन की लिस्ट बनाता है। वहीं अगर हम लोग पूर्व संपर्क यानी कि प्री अप्रोच को देखें तो ग्राहक से मिलने जाने से पहले उसकी पसंद नापसंद, उसकी वित्तीय स्थिति और उसकी आदतों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करना, ताकि बातचीत का ढर्रा तय किया जा सके। अब तीसरा है संपर्क यानी कि अप्रोच। पहली बार मिलना, हाथ मिलाना और एक बहुत ही सकारात्मक व सम्मानजनक माहौल तैयार करना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, संपर्क बनाना यानी कि अप्रोच करना। अब है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन।
प्रोडक्ट के फीचर्स और लाभों को लाइव या फिर पीपीटी के जरिए बहुत ही शानदार तरीके से समझाना। जैसे कि मोबाइल के कैमरे की क्वालिटी दिखाने के लिए वही ऑन द स्पॉट ग्राहकों की एक खूबसूरत फ़ोटो खींचकर दिखा देना। ये देखिए आपका ये पिक्चर है, जिससे क्या होगा कि उनको इम्प्रेसिव लगेगा, क्योंकि आप उसको ऑन द स्पॉट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपत्तियों का समाधान, यानी कि हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। तो इसके अंतर्गत होता है ग्राहक के मन में जो भी सवाल उठते हैं, छोटे हो बड़े हो, उसे जो है ना बहुत शालीनता से जवाब देना। तो उसी शालीनता से जवाब देना, उसको क्या बोलते हैं, आपत्तियों का समाधान। नेक्स्ट है समापन, यानी कि क्लोजिंग। तो क्लोजिंग के अंतर्गत सौदे को अंतिम रूप देना और ऑर्डर फॉर्म पर साइन करवाना। यानी कि अब जो है, आप कस्टमर को ऑर्डर परचेज करना है, तो उसको क्या करना है, डील फिक्स कर देना है, उनको साइन करवा लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुवर्ती कार्य। तो अनुवर्ती कार्य यानी कि फॉलोअप, इसके अंतर्गत बिक्री के बाद ग्राहक की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए उनसे लगातार जुड़े रहना। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पूछना कि आपका जो सामान है वो सही चल रहा है या नहीं, कोई इशू तो नहीं आ रही है। तो ये सब क्या किसके अंतर्गत आता है, अनुवर्ती कार्य के अंतर्गत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेल्स पर्सन के अभिप्रेरण के लिए उपलब्ध वित्तीय तथा गैर वित्तीय तकनीकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। मार्केट की धूप और धूल में घूमकर सामान बेचना कोई आसान काम नहीं है। सेल्समैन लगातार रिजेक्शन यानी कि ना सुनता है, जिससे उसका मनोबल गिर सकता है। इसलिए सेल्स टीम को हमेशा हाई वोल्टेज एनर्जी से भरपूर रखने के लिए कंपनियों द्वारा दो तरह के मोटिवेशनल तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग पहली तकनीक देखेंगे वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल तकनीकें। इसको आसानी से समझे तो इसका अर्थ हुआ सीधे पैसों का लाभ। अब देखते हैं वेतन एवं कमीशन। तो आपकी फिक्स सैलरी तो रहेगी ही, लेकिन आप जितना ज़्यादा सामान बेचेंगे, हर एक सेल पर आपको अलग से निश्चित प्रतिशत कमीशन मिलेगा। तो जैसे कि हम एक उदाहरण से समझे, एक कार सेल्समैन को बेस सैलरी के साथ साथ हर एक कार बेचने पर कंपनी की तरफ से अलग से 2% की नगद कमीशन दिया जाना। तो इससे क्या होता है कि अगर उनको कमीशन दे दिया जाता है तो उनको मोटिवेशनल भी मिलता है कि नहीं मुझे काम करना है, और जो वो मेहनत करते हैं उनको करने में ये फील नहीं होता है कि नहीं मेरा वर्क बहुत ज़्यादा है और मुझे कुछ उसके लिए बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए क्या किया जाता है कि उसके लिए कमीशन दिया जाता है। अब देखते हैं बोनस। जब कोई सेल्समैन कंपनी द्वारा किसी किए गए बड़े चैलेंज या फिर टारगेट को समय से पहले अचीव कर लेता है, तो उसे एक मुश्त बड़ी रकम दी जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो दिवाली के इस महीने में जो भी 50 लैपटॉप बेचेगा उसे 10,000 का एक्स्ट्रा दिवाली बोनस मिलेगा। तो क्या होता है इसके अंदर, मासिक टारगेट अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसको बोनस दे दिया जाता है। अब देखते हैं इंसेंटिव योजनाएं। तो इसके अंतर्गत बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों के लिए कंपनी की तरफ से अलग अलग रिवॉर्ड्स तय किए जाते हैं। तो इस इंसेंटिव के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, कंपनी की तरफ से कुछ अवार्ड फिक्स कर दिए जाते हैं ताकि उनको जो है एप्रिसिएशन मिले वर्क के लिए। अब है नेक्स्ट भत्ते यानी कि अलावेंस। तो सेल्समैन की जेब से एक भी पैसा खर्च ना हो, इसके लिए कंपनी उन्हें पेट्रोल का खर्च यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस एंड मोबाइल का बिल और होटल में रुकने का पूरा दैनिक भत्ता देती है। तो ये क्या हो जाता है, कंपनी की तरफ से रहता है यात्रा, मोबाइल आदि का खर्च देना। अब हम लोग देख लेते हैं हमारी दूसरी तकनीकें, यानी कि गैर वित्तीय नॉन फाइनेंशियल तकनीकें। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है मन का संतोष और सम्मान का देखते हैं। जैसे कि प्रशंसा एवं मान्यता यानी कि रिकॉग्निशन। इंसान सिर्फ पैसे का भूख नहीं होता, वह अपनी पीठ थपथपाना भी चाहता है। जैसे कि पूरी कंपनी की सालाना मीटिंग में सबके सामने स्टेज पर बुलाकर ट्रॉफी देना और बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा जाना।
यानी कि उनकी प्रशंसा करना। तो प्रशंसा करने से क्या होता है कि नहीं, उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वो वर्क को और भी बेहतर तरीके से करते हैं। अब आगे है पदोन्नति यानी कि प्रमोशन। तो इसके अंतर्गत अच्छे काम का इनाम बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देना, यानी कि एक बेहतरीन ग्राउंड सेल्समैन को उसकी परफॉर्मेंस देखकर सीधे पूरे जिले का सेल्स मैनेजर बना देना। यानी अगर सीधे तौर पर कहें तो कोई पर्सन अगर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है तो उनका पोस्ट में प्रमोशन कर देना, उसको हायर पोस्ट पे डायरेक्ट भेज देना। अब है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। तो इसके अंतर्गत सेल्समैन को बड़े बड़े सेमिनार और नामचीन एक्सपर्ट से सीखने का मौका देना ताकि उसका खुद का पर्सनल और प्रोफेशनल विकास हो सके। तो प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट के साथ उनको मीटिंग करवाना जिससे उनका विकास हो सके। अब नेक्स्ट है सकारात्मक कार्य वातावरण। तो इसके अंतर्गत ऑफिस का माहौल ऐसा हो जहां बॉस दबाने वाला नहीं बल्कि एक दोस्त और मेंटर की तरह आगे बढ़ाने वाला हो। वहीं अगर हम अब समझते हैं भागीदारी को यानी कि पार्टिसिपेशन को, तो इसमें जो है जब कंपनी अपनी नई सेल्स स्ट्रेटजी बनाती है तो वो अपने सीनियर सेल्समैन को मीटिंग में बिठाकर उनकी राय मांगती है। इससे सेल्समैन को बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है, यानी उनको काफ़ी प्राउड फील होता है कि हमसे जो है मतलब डिस्कस किया जा रहा है कि नहीं ये कैसा होना चाहिए, वर्क को इस तरह से किया जाएगा तो ये सही होगा या नहीं। उनको ये फील नहीं होता है कि यहाँ हम एम्प्लॉय हैं और यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि उनको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलता है वहाँ पे। अगर हम इसके निष्कर्ष को समझें तो वित्तीय तकनीकें त्वरित प्रेरणा देती है जबकि गैर वित्तीय तकनीकें जो हैं दीर्घकालिक संतुष्टि एवं निष्ठा बढ़ाती है। दोनों का संतुलन उपयोग सेल्स पर्सन के बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। अब देखते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 को। व्यक्तिगत विक्रय के दौरान एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए विक्रय प्रक्रिया की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। अगर एग्ज़ाम में यह प्रश्न आपके सामने आ जाए तो एग्जामिनर आपसे यह सुनना चाहता है कि सेल्स कोई हवाई बात या फिर इत्तेफाक नहीं है, यह पूरी तरह से एक सीढ़ी की तरह व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप सीधे 7वीं सीढ़ी पर कदम नहीं रख सकते, आपको पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी होते हुए ही जाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको एक सफल बिक्री नसीब होगी। तो अब हम लोग देखेंगे विक्रय प्रक्रिया के प्रमुख चरण को, जिसके अंतर्गत हमारा पहला है पूर्वेक्षण यानी कि प्रोस्पेक्टिंग। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले संभावित सभी ग्राहकों की सूची बनाना, जैसे कि एक प्रॉपर्टी डीलर शहर के उन डॉक्टरों और बड़े व्यापारियों की लिस्ट तैयार करता है जो नया कमर्शियल स्पेस खरीद सकता है। अब है हमारा दूसरा पूर्व संपर्क यानी कि प्री अप्रोच। तो इसके अंतर्गत उस लिस्ट में मौजूद लोगों से मिलने जाने से पहले उनके बिजनेस, उनकी इनकम और उनकी वास्तविक ज़रूरत की गुप्त जानकारी निकालना ताकि बात करने का एजेंडा तय हो सके कि हाँ आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे। अब है संपर्क यानी कि अप्रोच। तो ग्राहक से पहली मुलाकात करना, बहुत ही नम्र व्यवहार, उसके बाद शालीन मुस्कान और प्रभावशाली बातचीत से उनका दिल जीतना और एक मजबूत विश्वास का पुल बनाना, इसको किसके अंतर्गत समझा जाता है? संपर्क यानी अप्रोच के अंतर्गत समझा जाता है। अब देखते हैं प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। तो प्रोडक्ट के सारे फीचर्स, उसकी कीमत और सबसे ज़रूरी उसके ग्राहक को होने वाले सीधे फ़ायदों के बारे में बताना, जैसे कि एक वाटर प्यूरीफायर का सेल्समैन पानी चेक करने वाली मशीन से ग्राहक के घर का गंदा पानी और प्यूरीफायर से निकला साफ पानी दोनों का लाइव कंपैरिजन करके दिखाता है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर को लगता है कि नहीं ये सच में वर्क करता है, अदरवाइज़ उनके मन में कुछ डाउट रह सकता है तो वो परचेज़ नहीं करना चाहेगा। अब है आपत्तियों का समाधान यानी कि हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। तो ग्राहक के हर सवाल का वैज्ञानिक और तार्किक जवाब देना। अगर ग्राहक कहे कि यह बहुत महंगा है तो उसे आसान किस्तों, नो कॉस्ट ईएमआई या फिर लंबी वारंटी का विकल्प बताना।
यानी कि आपको उनकी बातों को रिजेक्ट नहीं करना है, पहले उनसे प्यार से और भी अच्छे से उनको हैंडल करना है, यानी कि आपत्तियों का समाधान करना है। अब देखते हैं समापन यानी कि क्लोजिंग। तो इसके अंतर्गत बहुत ही सहजता से ग्राहक को अंतिम फैसला लेने में मदद करना, जैसे कि सर आज कंपनी का बहुत ही विशेष ऑफर चल रहा है, अगर मैं आपकी बुकिंग कंफर्म कर दूं तो आपको 2,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, समापन में के अंतर्गत आ जाता है कि उनको जो है ऑफर दे के प्रेरित करना होता है। जैसे कि आज ऑफर है, आप अभी खरीद सकते हैं, तो उनको भी लगता है कि नहीं, मैं कुछ बेनिफिट्स के साथ परचेज कर रहा हूँ। अब है अनुवर्ती कार्य यानी कि फॉलो अप। तो बिक्री पूरी होने के बाद भी ग्राहक को फ़ोन करके सर्विस और उनकी संतुष्टि की जांच करना, यानी कि उनसे पूछते ही रहना कि नहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। इससे क्या होता है कि आप कस्टमर से रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे और आगे भी कस्टमर जो है आप ही से सामान परचेज करना चाहेगा। किसके अंतर्गत, अनुवर्ती कार्य यानी कि फॉलो अप के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कस्टमर जो है सेटिस्फेक्शन में रहता है तो हमारी बिक्री बढ़ती है, क्योंकि वो हमारा सामान परचेस करेगा बार बार, क्योंकि वो हमारे वर्क से, हमारे सामान से सेटिस्फाई हो गया है। अब देखते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 को। विक्रय रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? एक अच्छी विक्रय रिपोर्ट के उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विक्रय रिपोर्ट यानी कि सेल्स रिपोर्ट क्या होता है। सेल्स रिपोर्ट वह आधिकारिक, लिखित और व्यवस्थित दस्तावेज होता है जिसके जरिए एक सेल्समैन अपनी रोजाना की, साप्ताहिक या फिर मासिक गतिविधियों को पूरा लेखा जोखा अपने सीनियर मैनेजमेंट या फिर बॉस के सामने प्रस्तुत करता है। इसमें उसके कितने ग्राहकों से मुलाकात की, कितना ऑर्डर मिला, कितनी सेल्स हुई, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे, और फील्ड में क्या क्या परेशानियां आ रही है, इन सब का पूरा विवरण दर्ज होता है। किसमें होता है? विक्रय रिपोर्ट यानी कि सेल्स रिपोर्ट के अंतर्गत। अब हमारा नेक्स्ट है विक्रय रिपोर्ट के उद्देश्य। तो इसे समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे बिक्री प्रदर्शन का मूल्यांकन। यह साफ साफ देखने के लिए कि कंपनी ने जो टारगेट दिया था उसके मुकाबले सेल्समैन ने असल में कितना काम किया है, यानी कि उसका काम कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, यह देखने के लिए क्या किया जाता है, बिक्री प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। अब दूसरा है योजना एवं नियंत्रण। तो इसके अंतर्गत इस डाटा को देखकर टॉप मैनेजमेंट की को भविष्य के लिए नई बिजनेस रणनीतियां और बजट बनाने में मिलती है। तो इससे क्या किया जाता है कि भविष्य के लिए जो नई बिजनेस रणनीतियां बनती है या फिर बजट बनाना पड़ता है, वह योजना एवं नियंत्रण के अंतर्गत बनता है। नेक्स्ट है ग्राहक जानकारी। तो इसके अंतर्गत जो है ग्राहकों को आजकल क्या पसंद आ रहा है और उनका व्यवहार कैसा है, इसकी सटीक जानकारी कंपनी तक पहुंचती है। अब देखते हैं समस्याओं की पहचान। तो इसके अंतर्गत बाजार में आने वाली नई समस्याओं या फिर कॉम्पिटिटर्स की चालों को तुरंत पहचान कर उनका तोड़ निकालना, यानी कि अगर कोई उनके खिलाफ कुछ ऐसा कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई सामान बेच रहे हैं और कोई अदर पर्सन आपको वो नेगेटिव कर दे रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, इसको मत लो, तो उसके लिए हम परेशान होकर नहीं बैठ सकते हैं। उसको हमें देखना होगा कि समस्याएं क्यों हो रही है और इससे कैसे निकला जा सकता है। अब नेक्स्ट है प्रबंधन को सूचना देना। तो इसके अंतर्गत उच्च अधिकारियों को कंपनी की वास्तविक जमीनी हकीकत से हमेशा रूबरू रखना, यानी कि कंपनी के अंतर्गत जो भी चल रहा है वह सभी को जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी रियल बात हैं, सबको जो है सूचना के तौर पर प्रबंधन को सूचना देना। और यह सूचना किसको दिया जाता है? उच्च अधिकारियों को दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे एक अच्छी विक्रय रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहला है स्पष्ट और सरल। रिपोर्ट की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि बॉस उसे एक नज़र में देखते ही पूरी बात समझ जाए, कोई उलझाव ना हो। दूसरा है सटीक यानी कि एक्यूरेट। रिपोर्ट में लिखे गए सभी आंकड़े, नंबर्स और फैक्ट्स जो हैं पूरी तरह से सच्चे और प्रामाणिक होने चाहिए, उसमें कोई भी हेरफेर नहीं होना चाहिए।
वहीं हम देखें तीसरा है हमारा संक्षिप्त यानी कि कॉन्साइज। तो इसके अंतर्गत फालतू की कहानियाँ या फिर बड़ी बड़ी बातें लिखने से बचना चाहिए। सिर्फ काम की मुख्य बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखी होनी चाहिए। अब है समय पर प्रस्तुति यानी कि टाइमली। रिपोर्ट हमेशा तय सीमा के अंदर ही सबमिट होनी चाहिए, क्योंकि बासी डेटा किसी के काम नहीं होता। यानी कि अगर हम रिपोर्ट लेट प्रस्तुत करेंगे तो जो मेन बात है वो हमारे सामने नहीं आ पाएगा या फिर काफ़ी देर हो जाएगी हमें इम्प्रूवमेंट करने में। इसलिए बोला जाता है कि बासी डाटा किसी के काम नहीं आता। अब है तथ्यात्मक यानी कि फैक्चुअल। तो इसके अंतर्गत रिपोर्ट वास्तविक हकीकत और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, ना कि सेल्समैन ने अपने अंदाजों पर या फिर कयासों पर किए हों। यानी कि वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और अनुमान पे नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट है संगठित यानी कि वेल स्ट्रक्चर्ड। तो इसके अंतर्गत रिपोर्ट प्रॉपर हेडिंग्स, टेबल्स या फिर बुलेट पॉइंट में बटी होनी चाहिए, ताकि उसे पढ़ना और समझना काफ़ी आसान हो जाए। तो उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। तो अब इसके निष्कर्ष को समझे तो विक्रय रिपोर्ट न केवल बिक्री की स्थिति बताती है, बल्कि भविष्य की योजना बनाने और सुधार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को। विक्रय संपन्न करने की विभिन्न तकनीकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे विक्रय संपन्न करना यानी कि क्लोजिंग द सेल। विक्रय संपन्न करना यानी क्लोजिंग द सेल पूरी सेल्स की दुनिया का सबसे रोमांचक और सबसे क्रूशियल हिस्सा होता है। यह वो घड़ी है जहां आप ग्राहकों को सोचने के मोड से बाहर निकालकर खरीदने के मोड में लाते हैं और डील फाइनल करते हैं। इसलिए एक्सपर्ट सेल्समैन इन शानदार तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए डील क्लोज करने की 7 जादुई तकनीकों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो क्या समझेंगे हम लोग, विक्रय संपन्न करने की प्रमुख तकनीकों को, जिसमें हमारा पहला है सीधा समापन। तो इसके अंतर्गत जब आपको पूरा भरोसा हो कि ग्राहक पूरी तरह से संतुष्ट है यानी कि सेटिस्फाई है, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उनसे ऑर्डर मांग लेते हैं। यानी कि सर, मुझे बेहद खुशी है कि आपको यह मॉडल पसंद आया। क्या हम आज ही आपके नाम से इस बिल को फाइनल कर दें? अब दूसरा है विकल्प समापन। तो विकल्प समापन के अंतर्गत यहाँ आप ग्राहक से यह नहीं पूछ सकते कि आप लेंगे या फिर नहीं लेंगे, बल्कि आप उन्हें 2 सकारात्मक विकल्प देकर उनका निर्णय बेहद आसान बना देंगे। जैसे कि देखिए, मैम, आप इस शानदार ओवन के लिए नकद भुगतान यानी कि कैश करना पसंद करेंगे या फिर आसान क्रेडिट कार्ड यानी कि ईएमआई में कन्वर्ट करवा दूँ। यानी कि उनसे ये नहीं पूछना है कि मैम आप लेंगी या फिर नहीं लेंगी। उनको जो है 2 काफ़ी इम्प्रेसिव बात बोलनी है कि मैम आप नकद भुगतान करेंगे या ईएमआई में। जिससे क्या होगा कि कस्टमर को ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा और हो सकता है कि वो आपका सेल को एक्सेप्ट कर ले। अब नेक्स्ट है तत्कालता समापन यानी कि अर्जेंसी क्लोज। ग्राहक के मन में यह भावना पैदा करना कि अगर उसने कभी फैसला नहीं लिया है तो वह एक बहुत बड़ा मौका खो देंगे। जैसे कि यह ऑफ़र केवल आज तक ही है। सर, कंपनी की तरफ से मिलने वाला यह 20% का स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र केवल आज शाम 8 बजे तक ही वैलिड है। कल से इसकी कीमतें फिर से पुरानी वाली ही हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर को लगेगा कि नहीं, कल से प्राइस बढ़ जाएगा तो इसे आज ही ले लेने में बेनिफिट है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, तत्कालता समापन यानी कि अर्जेंसी क्लोज में। अब है लाभ समापन यानी कि बेनिफिट क्लोज। तो डील क्लोज करते समय ग्राहक को मिलने वाले सबसे बड़े और मुख्य फायदे को एक बार फिर से बहुत प्रभावशाली तरीके से याद दिलाना। जैसे कि इस फ्रिज से आपकी बिजली की बचत होगी। और अच्छे से समझिए तो मैम, इस 5 स्टार रेटिंग वाली वॉशिंग मशीन को घर ले जाने का मतलब है कि आपके घर का पानी और बिजली दोनों ही हर महीने आधे खर्च में चलेंगे। तो इनसे क्या होगा कि कस्टमर को इनके फ़ायदे
उसको बार बार मेमोराइज कराना कि इस वॉशिंग मशीन में ये फ़ायदे हैं। तो इसको किसके अंतर्गत समझेंगे? लाभ समापन यानी कि बेनिफिट क्लोज के अंतर्गत। अब है आपत्ति समाधान समापन यानी कि ऑब्जेक्शन क्लोज। ग्राहक की आखिरी बची हुई शंका को दूर करते ही तुरंत सौदे को क्लोज कर देना। जैसे कि उदाहरण है वारंटी और सर्विस की जानकारी देना। जैसे और अच्छे से इसको समझते हैं, बस मुझे इसकी वारंटी की थोड़ी चिंता है। आप तुरंत कहते हैं कि सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कंपनी इस पर 2 साल की अतिरिक्त वारंटी दे रही है, लाइए अब फॉर्म साइन कर दीजिए। यानी कि कस्टमर के मन में जो भी शंका रहेगा उसको तुरंत ही एक पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन कर देना कि उनके मन में जो भी शंका है वो खत्म हो जाए, यानी कि उनके आपत्ति का समाधान हो जाए। अब आता है सारांश समापन यानी कि समरी क्लोज। बातचीत के अंत में प्रोडक्ट के सभी मुख्य आकर्षकों और लाभों को एक छोटे से पैकेज में समेटकर ग्राहक के सामने दोबारा दोहरा देना। जैसे कि कम कीमत, अच्छी क्वालिटी और 1 साल की वारंटी, यह आपके लिए सही है। तो सर आप इस बेहद कम कीमत में प्रीमियम जापानी क्वालिटी, 5 साल की फ्री सर्विस और 1 साल की फुल वारंटी मिल रही है। यह डील आपके लिए हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट है। तो इससे क्या होगा, एक बार में ही कस्टमर को सारा ही बात बता दिया जाएगा और अगेन एंड अगेन कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है कि कस्टमर को मेमोराइज कराना हो रहा है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए काफ़ी किफ़ायती और अच्छा है। अब नेक्स्ट है परीक्षण समापन यानी कि ट्रायल क्लोज। बातचीत के बीच बीच में ग्राहक की रुचि और उसके मन की गहराई को नापने के लिए छोटे और प्यारे सवाल पूछना। जैसे कि क्या यह मॉडल आपकी ज़रूरतों के अनुसार ठीक है? इसको और भी अच्छे से समझें तो मैम, क्या यह ऑर्गेनिक मॉडल आपके ऑफिस के केबिन और आपके ज़रूरतों के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठ रहा है? अगर वो हाँ कहती है तो समझ लीजिए कि रास्ता बिल्कुल साफ है। अब आते हैं इसके निष्कर्ष पर। इन तकनीकों का सही उपयोग ग्राहक को संतुष्टि कराते हुए बिक्री को सफल बनाता है। एक कुशल सेल्स पर्सन परिस्थिति के अनुसार उचित तकनीक अपनाता है। तो सेल्समैन क्या करता है कि जो भी सिचुएशन आती है उसको इन बिंदुओं के जरिए हैंडल करता है, और वही जो इन बिंदुओं के जरिए उस टाइम को हैंडल कर लेता है वही बेस्ट सेल्स पर्सन होता है। अब आते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विक्रय प्रबंधन क्या है? विक्रय प्रबंधन के महत्व की उपयुक्त उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। तो चलिए अब हम लोग विक्रय प्रबंधन यानी कि सेल्स मैनेजमेंट को अच्छे से समझते हैं। विक्रय प्रबंधन वह पूरी प्रशासनिक और रणनीतिक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी कंपनी के पूरे सेल्स डिपार्टमेंट को गाइड किया जाता है। इसके अंतर्गत विक्रय कार्यों की बहुत ही बारीक योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना, पूरी सेल्स टीम का संगठन करना यानी कि ऑर्गेनाइजिंग करना, उन्हें सही दिशा में निर्देशन देना यानी कि डायरेक्टिंग करना, और उनके कामों पर कड़ी निगरानी व नियंत्रण रखना यानी कि कंट्रोलिंग करना शामिल होता है, ताकि कंपनी अपने सेल्स टारगेट्स को सबसे कम लागत में और सबसे प्रभावी ढंग से हासिल कर सके। अब देखते हैं विक्रय प्रबंधन का महत्व, उदाहरण सहित देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बिक्री में वृद्धि यानी कि कुल बिक्री में बम्पर वृद्धि। एक बेहतरीन और सोची समझी सेल्स स्ट्रेटजी के दम पर कंपनी अपनी सेल्स को कई गुना बढ़ा सकती है। जैसे कि एक बेहतरीन और बेस्ट सेल्स मैनेजमेंट हर महीने का एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करता है और पूरी टीम को मोटिवेट करके मार्केट के उन हिस्सों तक भी अपनी पहुंच बना लेता है जहां पहले कोई नहीं गया था। दूसरा है संसाधनों का कुल उपयोग। तो इसके अंतर्गत कंपनी के पास जो भी पैसा यानी कि मेन पावर सेल्समैन और उसका पैसा होता है उसका सही जगह पर इस्तेमाल सुनिश्चित होता है। यानी कि कंपनी के पास जो भी मेन पावर है सेल्समैन और पैसा, उसका सही जगह पर यूज़ करना। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए तो जो सेल्समैन जिस क्षेत्र की भाषा और संस्कृति को अच्छे से समझता है, मैनेजमेंट उसे उसी विशिष्ट
टेरिटरी या इलाके में तैनात करता है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसे सीधे और आसान शब्दों के तौर पर समझें तो सही क्षेत्र में सही सेल्स पर्सन की नियुक्ति। अब नेक्स्ट है ग्राहक संतुष्टि। तो यह केवल माल बेचने पर ध्यान नहीं देता, बल्कि ग्राहक के साथ एक तमीज़दार और सभ्य व्यवहार सुनिश्चित करता है, जैसे कि ग्राहकों को सही समय पर प्रोडक्ट की डिलीवरी देना, उनके फीडबैक को सुनना और बेहतरीन आफ्टर सेल्स सर्विस देना, जिससे कि ग्राहक हमेशा कंपनी का मुरीद बना रहे। अगर हम इसे और भी इसी तरह से समझें तो समय पर डिलीवरी और बेहतर आफ्टर सेल सेवा देना, तो जिससे क्या होगा कि ग्राहक जो है आपका मुरीद बना रहेगा। अब देखते हैं समन्वय और नियंत्रण। पूरी सेल्स फोर्स के बीच आपसी तालमेल बना रहता है और कोई भी अपनी पटरी से नीचे नहीं उतरता। यानी कि एक उदाहरण से देखें तो रेगुलर वीकली मीटिंग्स और डिजिटल रिपोर्ट्स के माध्यम से हर एक सेल्समैन के प्रदर्शन की लगातार समीक्षा की जाती है और उन्हें सही गाइडेंस भी दी जाती है। तो ये किसके अंतर्गत होता है? समन्वय और नियंत्रण के अंतर्गत। अब है प्रतिस्पर्धा में बढ़त। तो चलिए इसे देखते हैं। आज के इस भयंकर कॉम्पिटिटिव मार्केट में वही कंपनी टिक सकती है जिसका सेल्स मैनेजमेंट मजबूत हो। जैसे कि आपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर ऑफर्स, ज़्यादा पारदर्शी नीतियाँ और शानदार कस्टमर केयर सर्विस देकर मार्केट में अपनी धाक जमाना। यानी कि प्रतिस्पर्धियों से बेहतर ऑफर और सेवा देना। यानी कि कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, हम उनसे ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट दे रहे हैं, उससे हमारा सेल्स उनसे ज़्यादा बेहतर है। अब है प्रेरणा और विकास। तो इसके अंतर्गत यह टीम के लोगों को समय समय पर बेहतरीन कॉर्पोरेटिंग ट्रेनिंग और इंसेंटिव देकर उसके हुनर को निखारता है। जैसे कि हर महीने सबसे ज़्यादा सेल्स करने वाले को स्टार परफॉर्मर का अवार्ड देकर टीम के अंदर एक पॉजिटिव और हेल्दी कंपटीशन की भावना जगाना। तो क्या किया जाता है कि जो एम्प्लॉय हैं उसको इंसेंटिव दे दिया जाता है और सभी के सामने अवार्ड देके उनको काफ़ी पॉजिटिव और हेल्दी फील करवाया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि सेल्समैन जो है काफ़ी और अच्छे से वर्क करने पे ध्यान देता है, क्योंकि उसे काफ़ी प्राउड फील होता है। अब इसके निष्कर्ष को समझें तो विक्रय प्रबंधन व्यवसाय की सफलता का आधार है। यह न केवल बिक्री बढ़ाता है, बल्कि ग्राहक संतुष्टि और संगठन के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो 14 की ओर। तो 14 का क में है आपत्ति के समाधान की विभिन्न तकनीकों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। जब आप फील्ड में उतरेंगे तो ग्राहक तरह तरह के सवाल खड़े करेगा। एक शानदार सेल्समैन उन आपत्तियों से डरता नहीं है, बल्कि इन तकनीकों से उनका दिल जीत लेता है। तो चलिए एक एक करके उन तकनीकों को सुन लेते हैं। सबसे पहला है सुनना, यानी कि लिसनिंग। तो हम लोग मेनली कहते हैं कि एक्टिव लिसनिंग। जब ग्राहक कहे कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है या इसका साइज बहुत बड़ा है, तो आपकी बात को बीच में आप उनकी बात को बिल्कुल बीच में मत काटिए। चेहरे पर सम्मान का भाव रखकर उसकी पूरी बात को तसल्ली से सुनिए, ताकि उसे लगे कि आप उसकी भावना की कद्र करते हैं। यानी कि आपको एकदम एक्टिव लिसनिंग रखना है। वहीं दूसरा है स्पष्टीकरण, यानी कि क्लैरिफिकेशन। आपत्ति के असली कारण को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि सर, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ रहा हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको यह कीमत हमारे किसी कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज़्यादा लग रही है या आपके इस महीने के बजट से थोड़ी बाहर लग रही है। तो क्या करना है कि आपको जो है कस्टमर से क्लैरिफिकेशन लेना है, उनका स्पष्टीकरण करवाना है कि आखिर रीज़न क्या है आपके इस प्रोडक्ट को नहीं परचेस करने का। अब नेक्स्ट है तर्क देना, यानी कि जस्टिफिकेशन। तो इसके अंतर्गत होता है ग्राहक को समझाइए, अगर कीमत थोड़ी ज़्यादा है तो उसके पीछे की वजह क्या है।
जैसे कि मैम इसकी कीमत इसलिए उचित है क्योंकि इसमें हमने जिस प्रीमियम 100% कॉपर मोटर का इस्तेमाल किया है वह साधारण मोटर्स के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा चलती है और बिजली भी बचाती है। तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ अच्छा चीज़ इसमें यूज़ किया गया है, इसमें प्रीमियम क्वालिटी का सामान यूज़ हुआ है, इस वजह से इसका जो प्राइस है वो महंगा है। तो उनको क्या करना होगा, यह जस्टिफिकेशन देना होगा, उनको तर्क देना होगा। अब नेक्स्ट है प्रमाण देना, यानी कि एविडेंस। जब ग्राहक को डेटा या सबूत दिखते हैं तो उसकी शंका तुरंत खत्म हो जाती है। जैसे जैसे ISI मार्क देखना, सरकारी लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट दिखाना या दूसरे बड़े नामचीन ग्राहकों को के रिव्यूज़ दिखाना। तो इसमें क्या होता है कि उसको सबूत देना पड़ता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हम लोग बर्तन खरीदते हैं तो उसमें ISI ब्रांड देख के लेते हैं। तो इससे क्या होता है, और भी उससे ग्राहक को ये फील होता है कि नहीं इसमें सबूत है, तो उनको क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि नहीं वो एविडेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट है विकल्प देना, यानी कि अल्टरनेटिव। तो इसके अंतर्गत अगर ग्राहक की समस्या सच में पैसों को लेकर, तो फिर या फिर दूसरे रास्ते का इंतज़ार कर रहे हैं वो, जैसे कि उसे कंपनी की तरफ से दी जाने वाली 0% ब्याज वाली EMI स्कीम या किसी दूसरे मॉडल का सुझाव देना। यानी कि हम सीधे तौर पर कहें तो उनको विकल्प देना कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं ले सकते हैं तो आप EMI पे ले सकते हैं। तो उनके लिए क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो शायद जो परचेज़ वो नहीं कर पा रहे थे अब वो कर पाएंगे। अब दूसरा है 14 का ख, यानी कि विक्रय प्रस्तुतिकरण की विभिन्न रणनीतियों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसे देखते हैं। प्रस्तुतिकरण को इतना दमदार और जादुई होना चाहिए कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। इसके लिए इन रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए उन रणनीतियों को पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आइडा रणनीति, यानी कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, जिसमें अटेंशन का अर्थ होता है ध्यान खींचना, यानी कि बातचीत की शुरुआत में ही कोई ऐसी अनोखी बात बोलना कि ग्राहक का पूरा ध्यान आपकी तरफ आ जाए। वहीं दूसरा है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में क्या होता है कि उनकी रुचि जगाना, यानी कि प्रोडक्ट के अनोखे फीचर्स दिखाकर ग्राहक के मन में कौतूहल पैदा कर देना। उसके बाद है डिज़ायर। डिज़ायर का अर्थ होता है इच्छा पैदा करना, उसे यह महसूस कराना कि प्रोडक्ट उसके जीवन को कितना आसान और आलीशान बना देगा। उसके बाद है एक्शन। तो एक्शन के अंतर्गत होता है खरीदारी के लिए प्रेरित करना, अंत में उसे तुरंत ऑर्डर बुक करने के लिए कहना, यानी कि एक्शन। दूसरा है हमारा डेमो, यानी कि डेमोस्ट्रेशन। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रूफ चाहिए होता है, यानी कि सिर्फ मुंह से मत बोलिए, आंखों के सामने करके दिखाइए। जैसे कि एक हाई टेक जूसर बेचते समय ग्राहक के सामने कुछ ही सेकंड में कड़क गाजर का फ्रेश जूस निकाल कर उसकी बेजोड़ पावर और स्पीड का सजीव प्रदर्शन करना। तो यानी उनके सामने ही उस सामान का प्रदर्शन दे देना कि ये जो है काफ़ी अच्छा और किफ़ायती है। अब आते हैं नेक्स्ट को देखते हैं, समस्या समाधान, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो इसके अंतर्गत खुद को एक सेल्समैन नहीं बल्कि एक डॉक्टर समझिए, जो ग्राहक की बीमारी यानी कि समस्या का इलाज यानी सॉल्यूशन कर रहा है। जैसे कि सर, आपके इस इलाके में पानी TDS बहुत ज़्यादा है जो सेहत के लिए हानिकारक है। हमारा यह एडवांस वाटर प्यूरिफायर इस पानी को पूरी तरह से मिनरल रिच और सेहतमंद बना देगा। तो उससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि नहीं, यह जो है सच में हमारे लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वह जो है हमारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लेके आ रहा है। वो हमें दिखा रहा है कि इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है कहानी उदाहरण, यानी कि स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग के अंतर्गत लोग बोरिंग आंकड़ों से जल्दी नहीं जुड़ते, लेकिन कहानियों से तुरंत जुड़ जाते हैं। जैसे कि मैम, पिछले साल हमारे एक और सम्मानित ग्राहक ने
रेस्टोरेंट में यह एयर कंडीशनर लगवाया था। उनका बिजली का बिल इतना कम आया कि उन्होंने इस साल अपनी दूसरी ब्रांच के लिए भी हमसे ही 5 नए इस ऐसे ही ऑर्डर किए हैं। तो उनको इससे क्या लग रहा है कि नहीं, पहले ऐसा हुआ था कि उन्होंने जो है 5 स्टार होटल के लिए यही कंडीशनर लगाया था, तो शायद वो इतना अच्छा है तब तो ये हमें भी बोल रहे हैं, या फिर वो फिर से उसको ऑर्डर कर दे रहे हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो जिसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत विक्रय में नैतिक मुद्दा। व्यक्तिगत विक्रय के दौरान ईमानदारी, सच्चाई और पारदर्शिता का होना सबसे जरूरी स्तंभ है। कई बार कुछ सेल्समैन अपनी निजी फायदा या ज़्यादा कमीशन के चक्कर में अनैतिक रास्ते चुन लेते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में झूठी या फिर बढ़ा चढ़ाकर बातें बोलना और उनकी भ्रामक जानकारी देना, घटिया क्वालिटी को भी नंबर 1 बताना, ग्राहक पर ज़बरदस्ती मानसिक दबाव डालना या फिर उनकी पर्सनल और गोपनीय जानकारी का गलत इस्तेमाल करना। एक सच्चा और पेशेवर सेल्समैन हमेशा सत्य बोलता है, ग्राहक के हित में सर्वोपरि रखता है और कभी भी धोखे से सौदा नहीं करता। नैतिक व्यवहार से भले ही शुरुआत समय में लगे नहीं, सेल्स अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन इससे ग्राहक का अटूट विश्वास जीत लिया जाता है, जो कंपनी की साख को बाजार में हमेशा अमर रखता है। अब है हमारा दूसरा संक्षिप्त टिप्पणी का क्वेश्चन, व्यक्तिगत विक्रय के लिए आवश्यक कौशल। तो इसके अंतर्गत एक सेल्समैन को मार्केट का सिकंदर बनने के लिए कुछ बेहद खास हुनर की ज़रूरत होती है। सबसे पहले उसके पास शानदार संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जिससे वह अपनी बात को बहुत ही सरल, मीठी और स्पष्ट भाषा में सामने वाले के दिल तक पहुंचा सके। एवं दूसरा बड़ा हुनर है सुनने की गजब क्षमता यानी कि एक्टिव लिसनिंग। जब तक आप ग्राहक की समस्या को धैर्य से सुनेंगे नहीं, तब तक आप उसकी ज़रूरत नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा उसे प्रोडक्ट्स का A to Z संपूर्ण ज्ञान देना यानी कि प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, ताकि ग्राहक के किसी भी सवाल पर वह हड़बड़ाए नहीं। साथ ही उसके भीतर भयंकर आत्मविश्वास, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहने की धैर्य और सामने वाले को तार्किक रूप से प्रभावित करने की कला भी कूट-कूट कर भरी होनी चाहिए। तो अगर ये सब किसी व्यक्ति के अंदर होगा तो वह व्यक्तिगत विक्रय के लिए उसके अंदर आवश्यक कौशल परिपूर्ण होगा। अब है आजमाइश समापन। तो यह सेल्स की दुनिया का एक बहुत ही स्मार्ट और प्यारा टेस्टिंग टूल है। इसमें सेल्समैन ग्राहक पर सीधे खरीदारी का कोई बड़ा बोझ या दबाव नहीं डालता, ना ही सीधे कहता है कि लो खरीद लो। इसके बजाय वह बातचीत के दौरान बहुत ही चालाकी से छोटे छोटे और अनौपचारिक प्रश्न पूछता है, जिससे कि उसे यह अंदाज़ा लग जाता है कि ग्राहक का मन इस समय किस दिशा में घूम रहा है और वह प्रोडक्ट खरीदने के लिए कितना तैयार हो चुका है। जैसे कि एक उदाहरण से समझे तो सर, आपको हमारे इस मॉडल का मैटी ब्लैक फिनिशल लुक ज़्यादा पसंद आया या फिर क्लासिक सिल्वर, या अगर हम इसकी डिलीवरी संडे को करवाएं तो आपके लिए समय बिल्कुल ठीक रहेगा ना मैम। इन सवालों से ग्राहक के मूड का असली एक्सरे सेल्समैन के हाथ में आ जाता है। यानी कि इसे आसान तौर पर समझे तो उदाहरण के लिए, क्या यह मॉडल आपकी ज़रूरतों के अनुसार ठीक है या आपको यह रंग पसंद आया। इस तकनीक से ग्राहक पर दबाव नहीं पड़ता है और सेल्स पर्सन सही समय पर अंतिम समापन यानी कि क्लोजिंग कर सकता है। अब नेक्स्ट है विक्रय रिपोर्ट। तो विक्रय रिपोर्ट के अंतर्गत यह व्यवस्थित, लिखित और आधिकारिक दस्तावेज होता है, जिसे ग्राउंड पर काम करने वाले सेल्समैन अपनी पूरी मेहनत का रिकॉर्ड बनाकर अपनी सीनियर अधिकारियों को सौंपता है। उसमें उसकी दैनिक, साप्ताहिक या फिर मासिक गतिविधियों को पूरी तरह से पिक्चर साफ साफ दिखती है, जैसे कि उसके दिन भर में कितने नए लोग से संपर्क किया, कितने ऑर्डर्स कलेक्ट किए, कुल कितने रुपयों का बिजनेस किया और मार्केट में कॉम्पिटिटर्स की तरफ से क्या नई चुनौतियां देखने को मिल रही है। यह रिपोर्ट
कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के लिए मार्गदर्शक का काम करती है, जिसके आधार पर भविष्य के बड़े फैसले किए जाते हैं। किसके आधार पर? विक्रय रिपोर्ट के आधार पर। जैसे कि एक सेल्समैन रोजाना अपनी रिपोर्ट में यह लिखता है कि उसने कितने ग्राहकों से मुलाकात की, कितनी बिक्री हुई और किन कठिनाइयों का सामना किया। अब देखते हैं विक्रय आचार संहिता। तो इसके अंतर्गत किसी भी प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा अपनी सेल्स टीम के लिए बनाई गई नैतिक लक्ष्मण रेखा या नियमों की नियमावली होती है। इसमें बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि मार्केट में काम करते समय सेल्समैन को किन नैतिक सिद्धांतों और आदर्शों का पालन हाल में ही करना ही होगा। इसके तहत कभी भी किसी ग्राहक से झूठ नहीं बोलना है, अपने कॉम्पिटिटर्स की पीठ पीछे फालतू बुराई नहीं करनी है, प्रोडक्ट की कीमत या वारंटी को लेकर कोई भ्रामक प्रचार नहीं करना है और ग्राहक की प्राइवेसी व उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखना है। इसका कड़ाई से पालन करने वाली कंपनियों का नाम मार्केट में बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। तो मेनली क्या होना चाहिए कि इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। अब है पेशेवर विक्रय कला। तो चलिए पेशेवर विक्रय कला को देखते हैं। पेशेवर विक्रय कला का मतलब केवल किसी तरह सामान को कस्टमर के मत्थे मढ़ देना बिल्कुल नहीं होता। यह पूरी तरह से ज्ञान, उच्च कौशल, तमीज और कड़े नैतिक सिद्धांतों पर आधारित एक बेहद सम्मानजनित पेशा है। एक प्रोफेशनल सेल्समैन का दृष्टिकोण जो है हमेशा कस्टमर सेंट्रिक यानी कि ग्राहक केंद्रित होता है। वह ग्राहक के पास एक लालची सेल्समैन बनकर नहीं जाता, बल्कि एक सच्चे सलाहकार और दोस्त की तरह जाता है। इससे उसकी वास्तविक समस्या को समझता है और पूरी ईमानदारी के साथ उसे सबसे बेस्ट और सही समाधान सजेस्ट करता है। वह शॉर्ट टर्म मुनाफे के बजाय लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बनाने का पूरा फोकस करता है। जैसे कि एक बीमा एजेंट ग्राहक की आय और ज़रूरत के अनुसार सही पॉलिसी सुझाता है, न कि केवल अधिक कमीशन वाली पेशेवर विक्रय कला से विश्वास बढ़ाता है और बिक्री की स्थायी रूप से बढ़ती है। अब है प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तुतिकरण को समझते हैं। यह वह मौखिक और दृश्य प्रक्रिया है जिसके तहत सेल्समैन बहुत ही सलीके से बातचीत करके स्लाइड्स या ब्रोशर दिखाकर ग्राहक को प्रोडक्ट के गुण, उसकी विशेषताएं और उसके लाभ और उसकी प्राइसिंग के बारे में विस्तार से समझाता है। और प्रदर्शन को समझे तो यह प्रस्तुतिकरण से एकदम आगे की चीज़ है। यह सेल्समैन उस प्रोडक्ट को सच में ग्राहक के सामने चलाकर, ऑपरेट करके या उसका इस्तेमाल करके दिखाता है, ताकि उसकी उपयोगिता साक्षात सिद्ध हो सके। जैसे कि एक आधुनिक फूड प्रोसेसर मिक्सर बेचते समय सेल्समैन पहले उसके सारे फीचर्स और बटनों के बारे में विस्तार से बताता है। यह प्रस्तुतिकरण है और फिर उसके अंदर सब्जियां काटकर या फिर शेक बनाकर दिखाता है। तो यह क्या हो गया? प्रदर्शन हो गया। अब है विक्रय बनाम विपणन। यद्यपि दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट की दुनिया में दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे कि विक्रय का अगर हम मुख्य केंद्र को समझें तो यह पूरी तरह से उत्पाद केंद्रित यानी कि प्रोडक्ट सेंट्रिक होता है, लेकिन विपणन का मुख्य केंद्र पूरी तरह से ग्राहक केंद्रित यानी कि कस्टमर रीसेंट्रिक होता है। विक्रय का जो मूल उद्देश्य होता है, फैक्ट्री में जो सामान बन चुका है उसे किसी भी तरह से बेचकर तुरंत नगद मुनाफा कमाना, लेकिन विपणन का मुख्य उद्देश्य होता है ग्राहक की वास्तविक ज़रूरतों को पहचानना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करना और उसे लंबी संतुष्टि देना। वहीं अगर समय सीमा की भी बात करें तो विक्रय जो है यानी कि सेलिंग जो है एक अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म प्रक्रिया है। जैसे कि माल बिका, कहानी ख़त्म। लेकिन वही समय सीमा के अंतर्गत विपणन के अंतर्गत यह एक अत्यंत व्यापक और दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, जो माल बनने से पहले शुरू होती है और बिकने के बाद भी चलती रहती है।
यानी कि हमने समझा कि विक्रय यानी कि सेलिंग का मुख्य उद्देश्य उत्पाद को बेचकर लाभ कमाना होता है, जबकि वहीं विपणन का अर्थ होता है ग्राहक की आवश्यकताओं को समझकर उन्हें संतुष्टि देना। अब नेक्स्ट है विक्रय समापन के संकेत। एक चतुर सेल्समैन की आंखें हमेशा चीते के जैसी तेज होनी चाहिए, जो ग्राहक के हाव भाव में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी तुरंत भांप ले। बातचीत के दौरान जब ग्राहक मानसिक रूप से प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह अनजाने में अपने मुंह से या अपने शरीर के जेस्चर से कुछ सकारात्मक हिट्स देने लग जाता है, जिससे कि क्या होता है, जिसे हम कहते हैं विक्रय समापन। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के संकेत होते हैं, एक मौखिक संकेत और दूसरा अमौखिक संकेत। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मौखिक संकेत को। तो ग्राहक का अचानक ऐसे सवाल पूछना, अगर मैं इसे आज बुक करूं तो डिलीवरी कितने दिन में मिल जाएगी, इस पर कार्ड पेमेंट करने पर कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट है क्या, या इसकी वारंटी को आगे बढ़ाना या फिर प्रोसेस करना है। वहीं अगर हम लोग अमौखिक संकेत को देखें तो इसके अंतर्गत ग्राहक का बहुत ध्यान से प्रोडक्ट को छूकर देखना, उसकी बुकलेट को गौर से पढ़ना या फिर सहमति में बार बार मुस्कुराते हुए सिर हिलाना। सेल्समैन को ये संकेत मिलते ही तुरंत अपनी बाकी की बातें रोककर सीधे डील क्लोज करने की तरफ एकदम बढ़ा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने आज का वीडियो को लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी को बेहतर बनाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आप और अच्छे से इसे पढ़ना चाहते हैं, नोट्स रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप मैसेज करके PDF परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।